हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज के स्टोरी पार्ट रिबॉर्न इन नोवेल में आपका स्वागत है। आज 13 दिसंबर को हम सुनेंगे स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट। चलिए देर करते हुए शुरू करते हैं। वैसे तो सूर्यांश भी अंडरवर्ल्ड का एक बहुत खतरनाक माफिया था, लेकिन आज इतने सालों बाद अपनी मां को देखकर उसके अंदर का छोटा सा सूरज फिर से जाग गया। वो महारानी सुमित्रा देवी को ले जाकर बेड पर बैठा देता है और खुद जमीन पर बैठकर अपने सर को महारानी सुमित्रा देवी के गोद में रख देता है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को फील करके खुश हो रहे थे। दोनों को ही एक दूसरे से अलग हुए बहुत साल हो चुके थे। महारानी सुमित्रा देवी के गोद में अपने सर को रखने के बाद सूर्यांश को एक अलग ही सुकून हो रहा था। वो अपने बचपन की यादों को याद करने लगा। अपनी माँ के मरने के बाद जी बचपन को सूरज हमेशा से जीना चाहता था, उसे उसने अपने अंदर ही कहीं मार लिया था, लेकिन अब उसकी माँ उसके साथ है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी चांदनी का कक्ष। राजकुमारी चांदनी गुस्से में अपने कमरे में टहल रही थी और सूर्यांश का इंतजार कर रही थी। राजकुमारी चांदनी में जब महारानी सुमित्रा देवी को बाहर जाने के बाद बोली थी, तभी से राजकुमारी चांदनी जानती थी कि सूर्यांश में उनके पीछे पीछे जरूर जाएगा। लेकिन यहाँ राजकुमारी चांदनी को अपने कमरे में आए हुए 15 मिनट से ज्यादा हो चुका था, लेकिन सूर्यांश अभी तक उनके पीछे नहीं आया था, जिसकी वजह से राजकुमारी चांदनी गुस्से में टहल रही थी। लेकिन इस बीच राजकुमारी चांदनी में इस चीज को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया था कि वो अपने उसूल को तोड़ रही है। अपने ही दम पर किया था, लेकिन न जाने क्यों जब से सूर्यांश उनकी जिंदगी में आया था तब से सूर्यांश उनके पीछे इस तरह आगे पीछे करता था जैसे कि वह राजकुमारी चांदनी को कभी अकेला छोड़ता ही नहीं चाहता हो। राजकुमारी चांदनी कहीं ना कहीं सूरज पर निर्भर होने लगी थी। जैसे जैसे इंसान जिम्मेदारियां से हटा जाता है, वैसे वैसे उसकी जिंदगी में खुशियां आने लगती है। जिम्मेदारियां ही इंसान को एक रोबोट की तरह बना देती है, जैसी राजकुमारी चांदनी अभी है। लेकिन ड्रग का असर होने के बाद जब राजकुमारी चांदनी की हालत खराब हुई थी, तब से ही सूर्यांश राजकुमारी चांदनी की कुछ ज्यादा ही केयर करता था, जो कहीं ना कहीं राजकुमारी चांदनी को अच्छा भी लगता था। थोड़ी ही देर बाद सूर्यांश राजकुमारी चांदनी के कमरे में छुपाते हुए आ जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि राजकुमारी चांदनी तो पहले से ही जानती थी कि सूर्य से आने वाला है। मुझे गुस्सा तो बस इस बात का था कि सूर्यांश आने में इतनी देर क्यों कर रहा है, क्योंकि राजकुमारी चांदनी अपने काम में देर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब भाई सारी चीज एक तरफ, लेकिन राजकुमारी चांदनी का अपना एटीट्यूड एक तरफ। सूर्यांश को छुपा हुआ देखकर राजकुमारी चांदनी मुंह बना लेती है और बोलती है, हम आपको बेवकूफ दिखाई देते हैं जो आप ऐसे चुप रहे हैं, और आपको लग रहा है कि हम आपको देखा नहीं पा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। चुपचाप अलमीरा के पीछे से बाहर निकल जाए और हम आपको छोड़ेंगे नहीं अंश। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी के मुंह से अपने लिए अंश सुनकर सूर्यांश के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आज से पहले कभी भी किसी ने भी सूर्यांश को इतने प्यारे निकनेम से नहीं बुलाया था। हालांकि राजकुमारी चांदनी भी किसी को निकनेम देने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन उन्हें सूर्यांश नाम थोड़ा ज्यादा बड़ा लगता है और वो हर काम दूसरों से अलग ही करना पसंद करती है, इसीलिए उन्होंने सूर्यांश को सबसे अलग नाम दिया जो पुखराज कुमारी चांदनी ही बुला सकती है। अपनी धड़कनों को संभालते हुए सूरज मतलब सूर्यांश अलमारी के पीछे से बाहर निकलता है और राजकुमारी चांदनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो मन ही मन बहुत खुश था, लेकिन अपनी खुशी को वो राजकुमारी चांदनी को नहीं दिखाना चाहता था। उसने अपने चेहरे पर अभी भी ठंड भाव रखे हुए थे। सूर्यांश कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता और राजकुमारी चांदनी भी उसके एक्सप्लेन को सुने बिना ही अपनी बात बोलती है, देखो सुधांशु, मैं लक्ष्य को मायागढ़ से लेने के लिए जा रही हैं। उद्धरण चिन्ह। अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे वहां पर असली राजकुमारी चांदनी की माँ भी मिल सकती है। अगर असली राजकुमारी चांदनी की माँ मुझे मिल गई तो मैं उन्हें भी अपने साथ ले आऊंगी, और अगर मुसीबत में फंसी तो फिर हम वहां से निकालकर उनके लिए दोबारा वहां पर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी नॉर्मल लोगों की तरह इमोशनल बिल्कुल भी नहीं सोचती थी। वो बहुत ही प्रैक्टिकल थी।
कोई भी अपनी मां को छोड़कर जाने की ताकत नहीं रखता है, लेकिन राजकुमारी चांदनी जाती है कि जब तक वह वहां से सही सलामत निकलेगी नहीं तब तक वह अपनी मां को भी सही सलामत नहीं निकाल पाएंगी। अगर इमोशंस में बहकर अकेले छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हूं तो फिर दोनों ही वहां पर फंस कर रह जाएंगे और जिंदगी में कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि राजकुमारी चांदी की कटिंग की लीडर वह खुद ही है। वो खुद पर इतना भरोसा तो करती ही थी कि अगर वह वहां पर से अपने जाने की असली राजकुमारी चांदनी की मां को बाहर निकाल सकती है। उसके अलावा राजकुमारी चांदनी के दिमाग में एक और बात चल रही थी कि क्या ही पता असली राजकुमारी चांदनी के मां के अलावा भी असली राजकुमारी चांदनी के कितने सारे रिश्तेदार वहां पर कैद हो। राजकुमारी चांदनी इन सभी चीजों को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहती थी, लेकिन अभी फिलहाल वह खुद ही मायागढ़ जा रही थी। वही राजकुमारी चांदनी का माया घर जाने वाली बात सुनकर सूर्यांश का चेहरा डार्क हो जाता है। महाराजा भानु प्रताप कितने ज्यादा खतरनाक है इस बारे में सूर्यांश बहुत अच्छे से जानता है, और वो कितनी शिद्दत से राजकुमारी चांदनी को ढूंढ रहा है इस बारे में भी सूर्यांश अच्छे से जानता है। वो राजकुमारी चांदनी को वहां पर अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला था। उसका चेहरा डार्क हो जाता है और वह आगे बढ़कर राजकुमारी चांदनी के हाथ को गुस्से में पकड़ लेता है। वही राजकुमारी चांदनी का मायागढ़ जाने वाली बात सुनकर सूर्यांश का चेहरा डार्क हो जाता है। महाराजा भानु प्रताप कितने ज्यादा खतरनाक है इस बारे में सूर्यांश बहुत अच्छे से जानता है, और वो कितनी शिद्दत से राजकुमारी चांदनी को ढूंढ रहा है इस बारे में भी सूर्यांश अच्छे से जानता है। वो राजकुमारी चांदनी को वहां पर अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला था। उसका चेहरा डार्क हो जाता है और वह आगे बढ़कर राजकुमारी चांदनी के हाथ को गुस्से में पकड़ लेता है। सूर्यांश की आंखों में इस वक्त गुस्सा था। वो राजकुमारी चांदनी के हाथ पकड़कर अपने बेहद करीब खींच लेता है और बोलता है, मैं अंदाजा में है कि तुम क्या बोल रही हो। उद्धरण चिन्ह, मायागढ़ कोई मजाक है क्या? वहां का महाराज भानु प्रताप कितना खतरनाक है, क्या तुम्हें इसके बारे में अंदाजा भी है? अगर तुम वहां अकेली गई तब तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो, तो मैं इसका अंदाजा भी है। उद्धरण चिन्ह, राजकुमारी चांदनी तो चुपचाप सूरज को देखते ही रह गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई उन्हें डांट रहा है, लेकिन सूर्यांश के इस तरह डांटने से भी राजकुमारी चांदनी को गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया। उन्हें अपने पेट में एक अलग से ही गुदगुदी महसूस हो रही थी। सूर्यांश एक तरह से राजकुमारी चांदनी पर अपना हक जाता रहा था। राजकुमारी चांदनी कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन उन्हें ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। कोई है जो उनकी फिक्र करता है, कोई है जो उन्हें गलत काम करने से पहले ही रोकता है। हाँ, राजकुमारी चांदनी मायागढ़ के खतरे के बारे में पहले से ही जानती है, लेकिन राजकुमारी चांदनी भी अपने गैजेट के साथ तैयार खड़ी थी। राजकुमारी चांदनी को हराना इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी राजकुमारी चांदनी को सूर्यांश का इस तरह से खुद के लिए फिक्र करना अच्छा लगा। सूर्यांश अभी भी गुस्से में राजकुमारी चांदनी को डांट रहा था। राजकुमारी चांदनी अचानक से ही आगे बढ़कर सूर्यांश के होठों को अपने होठों में दबा लेती है। राजकुमारी चांदनी की इस हरकत से सूर्यांश हैरान रह गया। वो हैरानी से बिल्कुल किसी स्टैचू की तरह खड़ा रह गया। राजकुमारी चांदनी को किस करना नहीं आता था, वो बस सूर्यांश के होठों पर अपने होंठ को रखकर स्टैचू की तरह खड़ी थी। लेकिन अब जब सामने से इतना अच्छा मौका मिला हुआ है, तब सूर्यांश थोड़ी ही पीछे रहने वाला था। वो खुद आगे बढ़कर राजकुमारी चांदनी को जोरों से किस करने लगता है। इस बीच सूर्यांश को खुद भी पता नहीं लगता कि वो कब राजकुमारी चांदनी को धक्का देकर दीवार से चिपका देता है और उनके ऊपर झुककर बहुत ही जोर से उन्हें किस करने लगता है। सूर्यांश राजकुमारी चांदनी के हाथ को छोड़ देता है और उनकी कमर को जोर से पकड़ लेता है। वही राजकुमारी चांदनी को अपने अंदर कुछ तो महसूस हो रहा था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उन्हें इतना तो पता था कि जो कुछ भी उन्हें महसूस हो रहा है वो बहुत मजेदार है। उन्हें गुदगुदी सी लग रही थी अपने अंदर। सूर्यांश राजकुमारी चांदनी के दोनों पैरों को पकड़कर हल्का हल्का अलग कर देता है और अचानक से ही एक झटके के साथ राजकुमारी चांदनी को अपने गोद में उठा लेता है और उनके दोनों पैरों को अपने कमर में लपेट लेता है।
और इसी के साथ राजकुमारी चांदनी सूर्यांश और दीवार के बीच में लटकी हुई थी। सूर्यांश राजकुमारी चांदनी के पूरे चेहरे को सलाइवा से गिला करते हुए उनके गर्दन पर किस करने लगता है। आज राजकुमारी चांदनी ने पहल की थी तो फिर सूर्यांश कैसे पीछे रहने वाला था। वो साबित करना चाहता था कि रोमांस के मामले में कभी भी राजकुमारी चांदनी सूर्यांश से पीछे ही रहेगी। राजकुमारी चांदनी ने गिरने के डर से अपने दोनों बाहों को सूर्यांश के गर्दन के इर्द गिर्द लपेट लिया था। सूर्यांश बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था। उसके होंठ धीरे धीरे राजकुमारी चांदनी के गर्दन के नीचे जाने लगे थे। एक और चीज सूर्यांश आज नोटिस कर रहा था कि राजकुमारी चांदनी का चेहरा भावहीन नहीं था। राजकुमारी चांदनी के मुंह से मीठी मीठी सिसकियां निकल रही थी। वो लंबी लंबी सांस लेते लेते आहें भर रही थी। सूर्यांश का टच उन्हें इफेक्ट कर रहा था। सूर्यांश मन ही मन कुछ सोचते हुए राजकुमारी चांदनी के दोनों सीने को अपने दोनों हाथ में पकड़कर जोर जोर से मसलने लगता है और इसी के साथ राजकुमारी चांदनी बिन पानी मछली की तरह छटपटाने लगती है। वो दीवार और सूर्यांश के बीच बहुत बुरे तरीके से मचल रही थी। सूर्यांश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुद हैरान था कि अचानक से राजकुमारी चांदनी इन सभी चीजों को महसूस कैसे करने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि राजकुमारी चांदनी के दिल में भी सूर्यांश के लिए फीलिंग जगने लगी है। इस बारे में सोचते ही सूर्यांश एक बार फिर से राजकुमारी चांदनी के होठों पर किस करने लगता है। कुछ तो था जो राजकुमारी चांदनी में बदल चुका था। कुछ तो था जिसकी वजह से अब राजकुमारी चांदनी को भी ये सब महसूस होने लगा था। सूर्यांश राजकुमारी चांदनी के पैरों को जमीन पर उतार देता है और जैसा कि उसे उम्मीद थी राजकुमारी चांदनी के पर लड़खड़ाने लगते हैं। दोनों की ही बॉडी एक दूसरे से बहुत बुरे तरीके से आपकी हुई थी। सूर्यांश बहुत आराम से अपने होठों से राजकुमारी चांदनी की होठों को अलग करता है। दोनों के होंठ जैसे जैसे अलग हो रहे थे वैसे वैसे उन दोनों के होठों के बीच से उनके सलाइवा की एक पतली सी डोरी दिखाई दे रही थी। अलग होने के बाद भी दोनों गहरी गहरी सांस ले रहे थे। अभी भी दोनों के नाक एक दूसरे से टकरा रहे थे। सूर्यांश के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। राजकुमारी चांदनी निढाल होकर दीवार के सहारे खड़ी थी। वहीं आगे से सूर्यांश ने राजकुमारी चांदनी को सहारा दे रखा था। सूर्यांश की उंगलियां अभी भी राजकुमारी चांदनी की कमर पर हरकत कर रही थी। सूर्यांश अभी भी राजकुमारी चांदनी को बहका रहा था। वो अपने नाक को राजकुमारी चांदनी की गर्दन पर रब करने लगता है। वही राजकुमारी चांदनी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी। उन्हें भी नहीं पता था क्यों, लेकिन सूर्यांश के टच करने के बाद उनकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी। उनका मन तो अभी इसी वक्त यहाँ से गायब हो जाने का कर रहा था। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो चुका था। सूर्यांश भी राजकुमारी के साथ अपनी हदों को पार करना चाहता था। आखिर अब उसकी आत्मा 38 साल की हो गई है। लेकिन अचानक से ही वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना ना तो राजकुमारी चांदनी ने की थी और ना ही सूर्यांश ने। अब इतने अच्छे माहौल में अचानक से क्या हो गया? क्या सच में राजकुमारी चांदनी के दिल में भी सूर्यांश के लिए फीलिंग जागने लगी है? क्या होगा जब राजकुमारी चांदनी जाएगी मायागढ़? अभी तक वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा रोमांटिक था, लेकिन अचानक से ही पूरा माहौल बदल जाता है। सूर्यांश के चेहरे पर अचानक से ही एक जोरदार पंच पड़ता है जिसकी वजह से सूर्यांश का चेहरा दूसरी तरफ झुक जाता है। वैसे तो सूर्यांश बहुत सतर्क रहने वाला इंसान है, लेकिन इस मोमेंट पर वह राजकुमारी चांदनी के प्यार में इतना ज्यादा गहराई से खो चुका था कि उसने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं दिया और सतर्कता नहीं बरती। राजकुमारी चांदनी भी हैरान हो गई कि अचानक से क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तक वह भी सूर्यांश के हरकत से इफेक्ट हो रही थी, लेकिन अब अचानक से ही वह सेंस में आ गई। वो और सूर्यांश दोनों ही एक साथ अपनी नजरें घुमाकर उस दिशा में देखते हैं जहां से अभी सूर्यांश को पंच पड़ा था, और सामने खड़े इंसान को देखकर दोनों की हाथों की मुट्ठियां बंद हो जाती है। उन लोगों के सामने इस वक्त कोई और नहीं बल्कि युवराज यश प्रताप सिंह खड़े थे, जिनकी आंखें गुस्से से एकदम लाल थी। मैं इस वक्त सूर्यांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
वो तो यहाँ राजकुमारी चांदनी को देखने आए थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था कि सूर्यांश भी इस वक्त राजकुमारी चांदनी के ही कमरे में होगा। वही इस कमरे में आते हैं उनकी नज़र सबसे पहले सूर्यांश और राजकुमारी चांदनी की करीबियों पर चली गई। दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब थे। सूर्यांश का चेहरा राजकुमारी चांदनी की गर्दन को सहला रहा था, और सबसे बड़ी बात कि राजकुमारी चांदनी गुस्से से सूर्यांश को गाली देने की जगह चुपचाप खड़ी थी। युवराज यश प्रताप सिंह को तो आज भी याद था कि जब भी वह राजकुमारी चांदनी के करीब आने की कोशिश करते थे तब राजकुमारी चांदनी कैसे रिएक्ट करती थी, लेकिन आज एक अनजान इंसान राजकुमारी चांदनी के इतने करीब आकर उनके शरीर को छू रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी राजकुमारी चांदनी चुपचाप खड़ी थी। वैसे तो राजकुमारी चांदनी का चुपचाप खड़ा रहना अलग बात थी, लेकिन राजकुमारी चांदनी के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सूर्यांश की ये वाली हरकत अच्छी लग रही थी। वही अपने सामने युवराज यश प्रताप सिंह को देखकर सूर्यांश का चेहरा डार्क हो जाता है और आसपास एक अजीब सा डरावना ऑरा आप फैल जाता है। सूर्यांश को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके और राजकुमारी चांदनी के बीच के इतनी खूबसूरत रोमांटिक मोमेंट हो युवराज यश प्रताप सिंह ने खराब कर दिया। अगर युवराज यश प्रताप सिंह की जगह पर इस हरकत को किसी और ने किया होता तब शायद उन्हें इतना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही पता लग गया था कि युवराज यश प्रताप सिंह उनके लव राइवल है। अभी कोई कुछ सोचता उसके पहले ही सूर्यांश आगे बढ़कर युवराज यश प्रताप सिंह के गर्दन को दबोच लेता है और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, हाउ डरे यू टू पंच मी इन फ्रंट ऑफ माई लव। युवराज यश प्रताप सिंह को सूर्यांश की बातें तो समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी पकड़ को अपने गर्दन पर महसूस करके उनको भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वही राजकुमारी चांदनी सूर्यांश के मुंह से अपने लिए माय लव सुनकर बेचैन हो जाती है और उनके कान हल्के हल्के लाल हो जाते हैं। वही वक्त बीतते के साथ साथ सूर्यांश अपनी पकड़ युवराज यश प्रताप सिंह के गर्दन पर कसता ही जा रहा था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि युवराज यश प्रताप सिंह के मन में राजकुमारी चांदनी के लिए कैसी फीलिंग है। वो खुद एक आदमी है और किसी दूसरे आदमी की नज़रों को देखकर ही उसके अंदर की बात को समझ सकता है। वैसे भी उसका शरीर बेशक 26 साल के इंसान का है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा को दुनियादारी का 38 साल का एक्सपीरियंस है। वो युवराज यश प्रताप सिंह की गर्दन को छोड़कर एक जोरदार मुक्का युवराज यश प्रताप सिंह के चेहरे पर मरता है। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि युवराज यश प्रताप सिंह को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला और अगले ही पल युवराज यश प्रताप सिंह जमीन पर पड़े हुए थे। राजकुमारी चांदनी बाकी महान लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं थी जो दो लड़कों के बीच में पड़कर अपने वाले को साइड खींच ले और महान बने। यहाँ पर दोनों के आपस का मैटर था तो दोनों आपस में ही सॉल्व करे। राजकुमारी चांदनी बिल्कुल भी इसमें घुसने में इंटरेस्टेड नहीं थी। वो थोड़ा साइड में हो गई और आराम से जाकर बेड पर बैठकर सब कुछ अच्छे से एंजॉय कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई साउथ की मूवी का एक्शन सीन चल रहा हो, लेकिन बेचारी राजकुमारी चांदनी के पास इस वक्त पॉपकॉर्न मौजूद नहीं था। वहीं जमीन पर गिरे हुए युवराज सा प्रताप सिंह को जब एहसास होता है कि अभी सूर्यांश ने क्या किया है तब उन्हें भी बहुत गुस्सा आता है। ऐसे कैसे कोई भी कल का आया हुआ लड़का उन्हें इस तरीके से बेइज्जत कर सकता है। वैसे भी दोनों की ही उम्र लगभग एक जैसी ही थी, बस कुछ महीनों का अंतर हो सकता है। युवराज यश प्रताप सिंह सूर्यांश के बारे में बस इतना ही जानते थे कि अचानक से ही कुछ सालों पहले एक लड़का प्रकट हो गया जिसका पहले कोई अस्तित्व ही नहीं हुआ करता था और अचानक से ही उसने अपना खुद का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं था कि सूर्यांश का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो पहले एक 26 साल का बेहद ही खूबसूरत लड़का हुआ करता था, लेकिन वो बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता था। वो पहले मायागढ़ में रहता था और समय समय पर वहां जनता के बीच में भानु प्रताप के सैनिक आते थे और हर घर से बहुत सारी चीज़ों का कर वसूल करते थे, जिसे हम अपनी भाषा में टैक्स बोलते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की जनता को मंदिर जाने पर भी टैक्स लगता था, क्योंकि वहाँ के महाराज भानु प्रताप को मंदिर जैसी संस्था भी बिजनेस ही लगता था।
अपने ऐसे ही किसी टैक्स का भुगतान न करने की वजह से भानु प्रताप के सैनिकों ने सूर्यांश के घर में घुसकर उसके माता पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन सूर्यांश को वक्त रहते ही उसके माता पिता ने मायागढ़ से भगा दिया था। पहले वाला सूर्यांश बहुत ही कमजोर और डरपोक था, क्योंकि वहां की जनता को वहां के राजा महाराजा कमजोर ही बनाकर रखते थे ताकि कोई उनके बराबरी तक ना पहुंच पाए। उन्होंने आज तक अपने सैनिकों से ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा किया है और कितने लोगों का घर उजाला है कि उन्हें किसी का चेहरा तक ढंग से याद नहीं होगा। इसलिए मायागढ़ का होने के बावजूद भी कोई भी इंसान सूर्यांश को नहीं पहचान पा रहा था और अब सूर्यांश की पर्सनैलिटी पूरे तरीके से बदल चुकी थी। अपने माता पिता को खो देने के बाद सूर्यांश को अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी थी, इसीलिए उसने पहाड़ी से खुद कर अपनी जान देने की कोशिश की थी। लेकिन पहाड़ी के नीचे एक झरना था जिसमें डूबकर सूर्यांश की तो मौत हो गई, लेकिन इस वक्त उसके अंदर सूरज ने जन्म लिया था। अपने माता पिता को खो देने के बाद सूर्यांश को अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी थी, इसीलिए उसने पहाड़ी से खुद कर अपनी जान देने की कोशिश की थी। लेकिन पहाड़ी के नीचे एक झरना था जिसमें डूबकर सूर्यांश की तो मौत हो गई, लेकिन इस वक्त उसके अंदर सूरज ने जन्म लिया था। लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह को सूर्यांश के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने जब से सूर्यांश का नाम सुना था तब से ही उन्हें सूर्यांश एक नाजायज औलाद लगता था। हालांकि सूर्यांश कितना ज्यादा खतरनाक है उसकी कहानी युवराज यश प्रताप सिंह ने बहुत बार सुनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर सूर्यांश के लिए जरा सी भी रेस्पेक्ट नहीं थी। युवराज यश प्रताप सिंह को हमेशा से ही खुद के अलावा कोई पसंद नहीं था। उन्हें हमेशा ही ऐसा लगता था कि उनसे ज्यादा मजबूत, स्ट्रांग और पावरफुल इस पूरे दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन इतनी ताकत और इतना बड़ा राज्य होने के बाद भी राजकुमारी चांदनी सूर्यांश में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है? वही वहां का माहौल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी इन दोनों को नहीं रोका गया तब यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। हालांकि इस वाली दुनिया में अभी तक एक भी वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था। इस वक्त सूर्यांश और युवराज यश प्रताप सिंह बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और गुस्से में एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बहुत नफरत था और दोनों ही एक दूसरे को अपना लव राइवल समझ रहे थे। हालांकि यहाँ इसके लिए लड़ाई हो रही थी, वह खुद साइड में बैठकर इन दोनों की मूवी एंजॉय कर रही थी। युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से में सूर्यवंश को बोलते हैं, ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी सूर्यांश। सूर्यवंशी, याद रखना राजकुमारी चांदनी हमारी है और हम हर हाल में उन्हें तुमसे छीन कर ही रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। युवराज यश की बात को सुनकर सूर्यांश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, फिर तो मैं तुम्हें खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा हूँ, मतलब चुनौती दे रहा हूँ। अगर है हिम्मत तो फिर राजकुमारी चांदनी को अपने प्यार में गिरकर दिखाओ या फिर उन्हें हासिल करके दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर सूर्यांश युवराज यश प्रताप सिंह को बहुत जोर से साइड में धक्का दे देता है, जिसकी वजह से युवराज यश प्रताप सिंह पास ही के रखे हुए अलमारी पर बहुत जोर से टकरा जाते हैं और दर्द की वजह से उनकी आंखें बंद हो जाती है। जब वो दोबारा अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखते हैं तब उन्हें अपने सामने कोई भी दिखाई नहीं देता। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ जाते हैं तब उन्हें सूर्यांश दिखाई देता है, जो राजकुमारी चांदनी के हाथ को पकड़कर उन्हें खींचते हुए कहीं लेकर जा रहा था। राजकुमारी चांदनी कहीं ना कहीं इस बात को अच्छे से समझ रही थी कि सूजन इस वक्त बहुत गुस्से में है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि सूर्यांश इस वक्त उन्हें कहाँ लेकर जा रहा है, जबकि राजकुमारी चांदनी को तो माया घर जाना था। तभी अचानक से राजकुमारी चांदनी नोटिस करती है कि सूर्यांश उन्हें दरवाजे के बाहर निकल जा रहा था, मतलब महल के बाहर। सूर्यांश के चेहरे पर इस वक्त सीरियस एक्सप्रेशन देखकर राजकुमारी चांदनी उन्हें कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझती। वो इतना तो जरूर समझ रही थी कि इस वक्त सूर्यांश बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और कोई भी उनके गुस्से को शांत नहीं कर सकता है, इसलिए बेवजह कुछ भी बोलकर सूर्यांश को भड़काना राजकुमारी चांदनी ने जरूरी नहीं समझा। वहीं दूसरी तरफ मायागढ़ राज दरबार। इस वक्त मायागढ़ के महाराज भानु प्रताप अपने सिंहासन पर बहुत ही अकड़ के साथ बैठे हुए थे और अपने सामने खड़े सेनापति की बातें सुन रहे थे।
वो सेनापति थोड़ा डरते हुए महाराज भानु प्रताप को बताता है कि सूर्यगढ़ के महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी मायागढ़ में घूमना चाहते हैं और महाराज भानु प्रताप से मिलना भी चाहते हैं। इस खबर को सुनते ही भानु प्रताप के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अच्छे से जानता था कि सूर्यांश का राज्य कितना बड़ा है। अगर उन्होंने सूर्यांश से हाथ मिला लिया तब उन्हें फायदा ही फायदा होगा। हालांकि उन्होंने पहले भी सूर्यांश से हाथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन सूर्यांश अपने कोल्ड नेचर की वजह से भानु प्रताप को ज्यादा सा भी भाव नहीं देता। महाराज भानु प्रताप के सैनिक उन्हें बताते हैं कि थोड़ी ही देर में महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी अपनी होने वाली पत्नी के साथ यहाँ पर पधारने वाले हैं। उन्हें किसी विषय में महाराज भानु प्रताप से बहुत गंभीर बात करनी थी। महाराज भानु प्रताप तो सूर्यांश का नाम सुनते ही बहुत खुश हो गए थे, लेकिन उनका सेनापति इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। वो कहीं ना कहीं जान रहा था कि सूर्यांश जैसा बड़ा इंसान भला क्यों ही महाराज भानु प्रताप से मिलना चाहेगी, और अगर सूर्यांश भानु प्रताप से मिलना चाह रहा है तो फिर इसके पीछे जरूर उनका कोई बहुत बड़ा मकसद होगा, जिस बारे में महाराज बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ की सेनापति होने के नाते उसे सेनापति को महाराज भानु प्रताप के बारे में हर वक्त सोचना पड़ता है। धन और दौलत के लालच में आकर इस आदमी ने तो अपना खुद का परिवार भी नहीं बनाया है। आज इस वक्त इस आदमी के पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे वह हक से अपना कह सके। ऐसे ही राज दरबार में सूर्यांश का इंतजार करते करते 1 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन सूर्यांश अभी तक नहीं आया हुआ था। अब महाराज भानु प्रताप को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्यांश की इस हरकत की वजह से उन्हें अपनी इंसल्ट महसूस हो रही थी। सूर्यांश उनसे उम्र में बहुत छोटा है, तो फिर उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई महाराज भानु प्रताप की इस तरह से इंसल्ट करने की। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे वहां के लोग अपने सांसों को संभाल कर खड़े थे। तभी अचानक से एक सैनिक वहां पर आता है और महाराज के सामने सर झुकाते हुए बड़े ही अदब के साथ बोलता है, महाराज की जय हो। महाराज सूर्यगढ़ के महाराज अपनी मंगेतर के साथ हमारे महल में पधार चुके हैं। बस अभी थोड़ी ही क्षण बाद वो राज दरबार में पहुंचने वाले होंगे। उद्धरण चिन्ह। अभी सैनिक ने इतना ही कहा था कि तभी राज दरबार के दरवाजे पर 2 लोगों की दस्तक होती है। वहां पर मौजूद सभी लोग अपनी सांसें थाम लेते हैं, क्योंकि सूर्यांश सच में एक बहुत बड़ी शख्सियत था। महाराज भानु प्रताप की आज पहली बार सूर्यांश से मिलने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सूर्यांश की अचीवमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता था। वो ध्यान से सूर्यांश को देखते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सूर्यांश के बगल में खड़ी लड़की पर जाती है उनके होश उड़ जाते हैं। वहां पर मौजूद सभी लोग अपनी सांसें थाम लेते हैं, क्योंकि सूर्यांश सच में एक बहुत बड़ी शख्सियत था। महाराज भानु प्रताप की आज पहली बार सूर्यांश से मिलने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सूर्यांश की अचीवमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता था। वो ध्यान से सूर्यांश को देखते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सूर्यांश के बगल में खड़ी लड़की पर जाती है उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं होता। महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी को देखकर नहीं, बल्कि राजकुमारी चांदनी को देखकर महाराज भानु प्रताप एकदम सदमे में जा चुके थे। महाराज भानु प्रताप को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज से सालों पहले उन्होंने जिस लड़की को अनाथ बना दिया था वो लड़की इस वक्त नाराज सूर्यांश सूर्यवंशी के साथ खड़ी है। राजकुमारी चांदनी को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी की दासी है, बल्कि राजकुमारी चांदनी के आंखों के तेज को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सूर्यगढ़ की महारानी हो। अगर राजकुमारी चांदनी सूर्यगढ़ की महारानी हुई तो फिर महाराज भानु प्रताप सोच भी नहीं सकते हैं कि आगे जाकर कितनी सारी चीजें बिगड़ सकती है। सूर्यगढ़ की महारानी बनने के बाद राजकुमारी चांदनी का रुतबा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कोई भी उनसे पंगा नहीं ले सकता। और इस वक्त राजकुमारी चांदनी जितनी निडरता के साथ महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी के साथ खड़ी है, उसे देखकर मन ही मन महाराज भानु प्रताप को डर लगने लगा था। अगर महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी राजकुमारी चांदनी के साथ है तो फिर महाराज भानु प्रताप अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी के प्रोटेक्शन में भानु प्रताप राजकुमारी चांदनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वो यही सब सोचते हुए सदमे में राजकुमारी चांदनी को देख रहे थे।
राजकुमारी चांदनी जी महाराज भानु प्रताप के चेहरे पर डर और घबराहट साफ साफ देख पा रही थी। अचानक से ही राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी आंखों में महाराज भानु प्रताप के लिए नुसरत साफ साफ देखी जा सकती थी। सूर्यांश की नज़र लगातार महाराज भानु प्रताप के चेहरे पर ही थी। उसे साफ साफ समझ में आ रहा था कि महाराज भानु प्रताप क्या सोच रहे हैं। सूर्यांश के भी अंदर महाराज भानु प्रताप के लिए बहुत गुस्सा था। बेशक उसके दिल में राजकुमारी चांदनी मतलब एंजेलिना के लिए फीलिंग्स थी। महाराज भानु प्रताप अपने अंदर के सारे गुस्से, नफरत और घबराहट को छुपाकर मुस्कुराते हुए सूर्यांश की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आईना महाराज सूर्यांश सूर्यवंशी, धन्य भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। उद्धरण चिन्ह। इस बात को बोलते वक्त महाराज भानु प्रताप खड़े हो चुके थे और उन्होंने अपने हाथ को सूर्यांश के आगे जोड़ लिया था। वैसे तो सूर्यांश अपने से छोटे साम्राज्य के राजा को नीचा नहीं दिखता था, लेकिन सूर्यांश की नज़रों में भानु प्रताप जैसे लोगों के लिए इज्जत भी नहीं थी। वो बिना किसी भाव के बोलता है, हम यहाँ 5 दिन रुकेंगे और फिलहाल हम बहुत लंबे सफ़र से यहाँ पर आए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्धांगिनी थक गई है, तो क्यों ना हम पहले विश्राम करें। उद्धरण चिन्ह। सूर्यांश के मुंह से राजकुमारी चांदनी के लिए अर्धांगिनी शब्द सुनकर महाराज भानु प्रताप की तो बात ही छोड़ो, राजकुमारी चांदनी खुद भी हैरान हो गई थी। वही महाराज भानु प्रताप है अपने हैरानी को छुपाते हुए थोड़ी ही दूर पर खड़ी एक दासी को इशारा करके बुलाते हैं और उसे सूर्यांश और राजकुमारी चांदनी को कक्ष में भेजने का प्रबंध करते हैं। वो बिल्कुल भी सूर्यांश को ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। आज से कुछ साल पहले मायागढ़ और सूर्यगढ़ के बीच बहुत बड़ी युद्ध हुई थी, जिसमें सूर्यांश ने महाराज भानु प्रताप को बहुत बुरे तरीके से हराया था, जिसके बाद से ही महाराज भानु प्रताप को सूर्यांश के ताकत का अंदाजा लग चुका था। सूर्यांश को इस वक्त महाराज भानु प्रताप से कोई नफरत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, जिसकी वजह से उसे लड़ाई के बाद भी सूर्यांश ने महाराज भानु प्रताप से उनकी गद्दी नहीं छीनी थी। लेकिन आज मामला कुछ और है। सूर्यांश एक नज़र महाराज भानु प्रताप की तरफ देखे बिना ही दासी के साथ और राजकुमारी चांदनी के साथ चला जाता है। वो दासी सूर्यांश और राजकुमारी चांदनी को एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा सा कक्ष दे देती है। अब क्योंकि सूर्यांश ने पहले ही राजकुमारी चांदनी को अपनी अर्धांगिनी बोल दिया है, इसीलिए उन दोनों को एक साथ एक ही कक्ष में रहने के लिए दिया गया था। वही सूर्यांश के इस हरकत पर राजकुमारी चांदनी हैरान जरूर हुई थी, लेकिन उनके चेहरे पर अचानक सही डेविल स्माइल आ गई थी। वो मजाक उड़ाने वाली नज़रों से सूर्यांश को देखती हैं और कक्ष में जाकर आराम से किसी महारानी की तरह बैठ जाती है। वैसे सूर्यांश को इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी चांदनी एक रूम शेयर करने को इतनी जल्दी मान जाएगी। वो भी जल्दी से कक्ष में आकर राजकुमारी चांदनी के बगल में बैठ जाता है। राजकुमारी चांदनी सूर्यांश की तरफ देखते हुए बोलती है, हमें जल्द से जल्द असली राजकुमारी चांदनी मतलब मेरी माँ को ढूंढना होगा। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर सूर्यांश तुरंत ही राजकुमारी चांदनी को बीच में रोकते हुए बोलता है, हम अभी अभी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ आते आते हैं जासूसी करना हमें बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। उद्धरण चिन्ह। आपको तो पता ही होगा कि आप यहाँ जोश जोश में आई हुई हैं और आपने अभी तक कोई भी प्लान नहीं बनाया हुआ है। ऐसे में मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इसके लिए हमें कल का इंतजार करना होगा। उद्धरण चिन्ह। अब जहाँ इतने दिन इंतजार कर लिया है वहाँ एक दिन और सही। मैं वादा करता हूँ आपकी माँ को बिल्कुल सही सलामत यहाँ से बाहर निकलूंगा, लेकिन आपको इसमें मेरा साथ देना होगा। उद्धरण चिन्ह। इमोशनल होकर नहीं, लॉजिक से प्लान बनाइए। इस वक्त भानु प्रताप आपको देखकर आपकी जासूसी करने की कोशिश जरूर करेगा। वो जरूर जानना चाहेगा कि आपको पहले की चीज याद है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। वो आप पर नजर रखेगा। वो एक बार आपसे अपना काम निकलवा ले, उसके बाद वो आपकी जान लेना चाहता है, क्योंकि आप उसके मकसद के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। उद्धरण चिन्ह। जोश जोश में उठाया हुआ आपका एक गलत काम आपको आपकी माँ से हमेशा के लिए दूर कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर सूर्यांश मन ही मन बोलता है,
कितनी अजीब बात है ना, इतने सालों तक हम दोनों ही अपनी माँ से दूर रहे हैं और अब हम दोनों को ही हमारी माँ एक साथ मिल रही है। मुझे भी अपनी माँ मिल गई है चांद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, राधे राधे।